राजनीतिक संस्कृति किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं और राजनीतिक संस्कृति कितने टाइप्स की होती है। साथ ही साथ राजनीतिक सांस्कृतिक उपागम की क्या आलोचना है, ये सभी चीजें जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी पूछा जाता है और कभी कभी शॉर्ट नोट्स के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो को देखने से आपको इन क्वेश्चंस को बेटर तरीके से आंसर करने में हेल्प मिलेगी। सो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप इस वीडियो को देखिए ताकि आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सकें। सो आइए दोस्तों, जानते हैं कि राजनीतिक संस्कृति किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर हम राजनीतिक संस्कृति को एक डेफिनेशन से समझने की कोशिश करें कि राजनीतिक संस्कृति किसे कहते हैं, तो वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी। राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय एक समाज की जनता की भावनाओं और मूल्यांकन पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था से है। या फिर हम कह सकते हैं कि राजनीति के प्रति जनता की मनोवृत्ति क्या है, राजनीतिक व्यवस्था में उनकी भूमिका क्या है, इसको हम एक राष्ट्र की यानी कि एक देश की राजनीतिक संस्कृति कह सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसे हम एक आसान शब्दों में और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि असल में राजनीतिक संस्कृति किसे कहते हैं। दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि संस्कृति किसे कहते हैं। दोस्तों, संस्कृति किसी समाज व समुदाय की जीवन शैली होती है। जीवन शैली का मतलब होता है लोगों के रहने, खाने पीने और कपड़े पहनने का तरीका, वो उनकी जीवन शैली होती है और उसी को संस्कृति कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों हम बात करें, भारतीय शहरों की संस्कृति गांवों की संस्कृति से अलग होती है। खान पान, वेशभूषा, मान्यताएं, नियम, मूल्य, इन सभी चीज़ों के हिसाब से भारतीय शहरों की संस्कृति गांवों से अलग होती है। जैसे कि हमारे खाने पीने के तरीकों में डिफरेंस होता है, वेशभूषा यानी कि हमारे कपड़े पहनने का तरीका अलग अलग होता है, हमारी जो मान्यताएं होती हैं यानी कि जो हमारा बिलीफ होता है वो अलग अलग होता है। गांव के लोग अलग चीज़ों में विश्वास रखते हैं, शहर के लोग अलग चीज़ों में विश्वास रखते हैं और हमारे जो एथिक्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। और अगर हम इन सब चीज़ों के हिसाब से देखें तो जो साउथ इंडियन कल्चर है वो नॉर्थ इंडियन कल्चर से अलग है। अगर हम एग्जाम्पल से देखें, नॉर्थ इंडिया में लोग खाने में दाल चावल खाते हैं और साउथ इंडिया में लोग अलग तरह का खाना खाते हैं, जैसे कि इडली, डोसा, सांभर आदि। और हमारे कपड़े पहनने के तरीकों में भी डिफरेंस होता है ना। नॉर्थ इंडिया में अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं और साउथ इंडिया में अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं, है ना। साथ ही हमारा जो बिलीफ होता है, हमारी जो मान्यताएं होती है, इन सब में भी डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, हमने जाना कि संस्कृति किसे कहते हैं। संस्कृति का मतलब होता है समाज में रहने वाले लोगों की जीवन शैली। जीवन शैली शब्द से ही दोस्तों हम समझ सकते हैं जीवन जीने का तरीका। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति में क्या डिफरेंस है। सो दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति संस्कृति का ही एक अंग है, यानी कि उसका पार्ट है। ये एक व्यक्ति के राजनीतिक विचारों का समूह है, यानी कि एक व्यक्ति के राजनीति को लेकर जो विचार होते हैं उसे हम राजनीतिक संस्कृति कह सकते हैं। दोस्तों, हर एक देश के अंदर अलग अलग संस्कृति को, अलग अलग विचारों और मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं। जैसे कि हम बात करें भारत के अंदर अलग अलग संस्कृति को मानने वाले, अलग विचारों, अलग मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं। जिस तरीके से लोगों की अपनी अपनी जीवन शैली होती है, मान्यताएं होती हैं और विश्वास होते हैं, उसी तरीके से लोगों की राजनीति को लेकर भी कुछ मान्यताएं और विश्वास होते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि लोगों के अंदर कल्चरल डिफरेंस होता है, नॉर्थ इंडियन कल्चर साउथ इंडियन कल्चर से अलग है। ये जो कल्चरल डिफरेंस है, इसी के साथ साथ लोगों के जो राजनीतिक विचार होते हैं, मान्यताएं होती हैं, विश्वास होते हैं, उसमें भी डिफरेंस होता है। तो जैसे कि अभी हमने बात की कि कल्चरल डिफरेंस के साथ साथ जो पॉलिटिकल थॉट्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, उसमें भी लोगों के बीच में डिफरेंस पाया जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति के जो राजनीतिक विचार होते हैं, जो पॉलिटिकल थॉट्स होते हैं, वो दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकते हैं। सो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि एक देश के अंदर राजनीति को लेकर उस देश के लोगों की क्या मान्यताएं हैं, क्या विश्वास है, यानी कि राजनीति को लेकर लोग किन चीज़ों को पसंद करते हैं, किन्हें नहीं करते हैं, और वे अपने देश की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, उसे राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों अभी हमने बात की कि हमारे बीच में कल्चरल डिफरेंस है, साथ ही साथ हमारे जो पॉलिटिकल थॉट्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, उसमें भी डिफरेंस होता है। तो एक देश के अंदर जो लोग रहते हैं, उनके राजनीति को लेकर क्या विचार हैं, उनके क्या बिलीव्स हैं, इसको हम राजनीतिक संस्कृति कह सकते हैं। दोस्तों, पिछले 3-4 दशकों से विश्व में राजनीति को समझने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, यानी कि नई नई कोशिशें की जा रही हैं।
इसी के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान में कई नई अवधारणाओं का जन्म हुआ और उनका विकास हुआ। अब जो ये राजनीतिक संस्कृति का विचार है वो भी उनमें से एक है। दोस्तों, जिस तरीके से हर एक देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है, उसी तरीके से हर एक देश की अपनी अपनी राजनीतिक संस्कृति भी होती है। किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति स्थिर नहीं होती, यानी कि स्टेबल नहीं होती, उसमें परिवर्तन होता रहता है। लेकिन जो परिवर्तन की गति है वो तेज भी हो सकती है, धीमी भी हो सकती है। और दोस्तों, अगर हमें किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझना है तो हमें उस देश की राजनीतिक संस्कृति को समझना बहुत जरूरी है कि उस देश की जो जनता है उसकी राजनीति के प्रति क्या मनोवृत्ति है, क्या मान्यताएं हैं, क्या विश्वास है। यानी कि उस देश के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या बिलीव्स हैं, क्या थॉट्स है, इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति को समझे बिना हम किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को नहीं समझ सकते कि उस देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। इसके साथ ही दोस्तों, किसी देश के अंदर राजनीतिक व्यवस्था का जो निर्धारण होता है और उसमें जो भी परिवर्तन होता है, यानी कि जो भी चेंजेस होते हैं, वो उस देश की राजनीतिक संस्कृति को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं किसी देश के अंदर राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी, या जो प्रेजेंट में राजनीतिक व्यवस्था है यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अगर उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो वो भी उस देश की राजनीतिक संस्कृति को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक संस्कृति के ही द्वारा निर्धारित होता है कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी। अब दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से संबोधित किया है, यानी कि अलग अलग नाम से पुकारा है। जैसे कि हम बात करें, आमंड इसे कार्य के प्रति अभिमुखीकरण कहता है, बियर इसे राजनीतिक संस्कृति कहता है, ईस्टर्न इसे पर्यावरण कहता है, स्पीरो इसे राजनीतिक शैली कहता है। दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति का जो ये विचार है वो एक नूतन यानी कि एक नया विचार है। और दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति जो ये वर्ड है इसका सबसे पहले यूज आमंड ने किया था 1956 में। अब दोस्तों, आगे बात करते हैं आमंड के हिसाब से आमंड की क्या डेफिनेशन है राजनीतिक संस्कृति को लेकर। आमंड के अनुसार राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत मनोवृत्ति का नमूना है। यानी कि दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों में यानी कि एक देश के लोगों में राजनीति के प्रति, राजनीति को लेकर व्यक्तिगत जो मनोवृत्ति होती है यानी कि जो व्यक्तिगत विचार होते हैं, ये उसका नमूना है, ऐसा आमंड का कहना था। और दोस्तों, आमंड और पॉवेल का मानना है कि यदि हमें किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझना है तो हमें राजनीति के प्रति जनता की मनोवृत्ति और राजनीतिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से शुरुआत करनी चाहिए। इसी को हम एक राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति का नाम दे सकते हैं। यानी कि दोस्तों, हम कह सकते हैं एक देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हमें राजनीति के प्रति जनता की जो मनोवृत्ति है कि जनता की क्या सोच है, क्या विचार हैं, क्या मान्यताएं हैं, क्या विश्वास है, इसके साथ ही साथ राजनीतिक व्यवस्था में उनकी क्या भूमिका है, उनका क्या रोल है, इससे शुरुआत करनी चाहिए। हमें इन दो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है अगर हमें किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझना है। इसी चीज़ को हम एक देश की राजनीतिक संस्कृति का नाम दे सकते हैं। और दोस्तों, आमंड और पॉवेल का ये भी मानना था कि जब हम एक समाज की राजनीतिक संस्कृति की बात करते हैं तो उससे हमारा मतलब जनता की भावनाओं और मूल्यांकन पर आधारित एक राजनीतिक व्यवस्था से है। सो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि राजनीति को लेकर लोगों के जो विचार, मान्यताएं यानी कि जो बिलीव्स होते हैं, और उन राजनीतिक विचारों और मान्यताओं पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं लोगों के जो विचार होते हैं राजनीति को लेकर, उस पर आधारित एक जो व्यवस्था होती है उसे राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राजनीतिक संस्कृति किसे कहते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में कि राजनीतिक संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है, राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त और व्यक्तिपरक धारणा है क्योंकि इसमें लोगों के विचारों, विश्वासों और मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में हमने जाना था कि राजनीतिक संस्कृति के अंदर हम व्यक्ति के जो व्यक्तिगत विचार होते हैं, विश्वास होते हैं, मूल्य होते हैं, उन चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति का जो ये उपागम है वो एक व्यक्तिपरक धारणा है क्योंकि इसमें व्यक्ति के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है, राजनीतिक संस्कृति एक व्यापक धारणा है क्योंकि यह राजनीतिक व्यवहार के अनेक तत्वों को अपने में समेटे रहती है और इसमें हम लोगों के राजनीति के प्रति व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं।
यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं राजनीतिक संस्कृति की जो ये अवधारणा है, यानी कि जो ये उपागम है, ये एक व्यापक और एक बड़ी अवधारणा है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर राजनीतिक व्यवहार के कई सारे तत्व शामिल होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम इस चीज को भी स्टडी करते हैं कि राजनीति को लेकर लोग कैसे व्यवहार करते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, उनके क्या थॉट्स होते हैं, उनके क्या बिलीव्स होते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों राजनीतिक संस्कृति संस्कृति का ही एक अंश होती है। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में जाना था, राजनीतिक संस्कृति संस्कृति का ही पार्ट होती है। और दोस्तों राजनीतिक संस्कृति का जो स्वरूप होता है, हर एक राजनीतिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक देश की संस्कृति अलग होती है और उनमें डिफरेंस पाया जाता है। सो दोस्तों जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में जाना था, जिस तरीके से लोगों के बीच में कल्चरल डिफरेंस होते हैं, उसी तरीके से लोगों के जो राजनीतिक विचार हैं वो भी अलग हो सकते हैं, है ना। तो हर एक राजनीतिक व्यवस्था के अंदर राजनीतिक संस्कृति का जो स्वरूप है, यानी कि जो राजनीतिक संस्कृति है, वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर एक देश की संस्कृति अलग अलग है। हर एक देश के अंदर अलग विचारों, अलग मान्यताओं को मानने वाले अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। इसके बाद दोस्तों राजनीतिक संस्कृति एक गतिशील और परिवर्तनशील अवधारणा है, क्योंकि लोगों के राजनीति के प्रति विचार, विश्वास और व्यवहार में बदलाव आता रहता है। दोस्तों जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में हमने जाना था कि किसी भी देश की जो राजनीतिक संस्कृति है वो स्थिर नहीं होती, यानी कि स्टेबल नहीं होती, उसमें परिवर्तन आता रहता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि लोगों के राजनीति के प्रति जो विचार होते हैं, विश्वास होते हैं और वो कैसे बिहेव करते हैं, इन चीज़ों में बदलाव आता रहता है। जैसे कि दोस्तों हम भारत को इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। भारत में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग विचारों, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं। अब इन लोगों के अपने अपने राजनीतिक विचार होते हैं जो कि अलग हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ इन विचारों में परिवर्तन होता रहता है, यानी कि इनमें चेंजेस आते रहते हैं। पहले वो किसी और पार्टी को सपोर्ट करते थे, लेकिन अब किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के जो व्यक्तिगत विचार होते हैं, विश्वास होते हैं, व्यवहार होता है, उसमें परिवर्तन आता रहता है। तो हम कह सकते हैं राजनीतिक संस्कृति एक गतिशील और परिवर्तनशील अवधारणा है। इसके बाद दोस्तों राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विकास में गहरा संबंध होता है। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक समाजीकरण और आधुनिकीकरण और विकास की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। अब एक देश की राजनीतिक संस्कृति जैसी होगी, उस देश की राजनीतिक व्यवस्था भी वैसी होगी, और जिस देश की राजनीतिक व्यवस्था जैसी होगी, उस देश का विकास भी वैसा ही होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण संबंध होता है। यानी कि दोस्तों एक देश के अंदर लोगों के जैसे राजनीतिक विचार, विश्वास और मान्यताएं होंगी, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जैसी राजनीतिक संस्कृति होगी वैसी ही राजनीतिक व्यवस्था होगी, और जैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी उसी तरीके का राजनीतिक विकास होगा। तो हम कह सकते हैं राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विकास में गहरा संबंध है। इसके साथ ही दोस्तों एक अड़ियल प्रकार की राजनीतिक संस्कृति विकास का मार्ग अवरुद्ध कर देती है। यानी कि हम कह सकते हैं एक देश की राजनीतिक संस्कृति अगर अड़ियल है तो उस देश की राजनीतिक व्यवस्था भी वैसी होगी और राजनीतिक विकास भी वैसा होगा। आइए जानते हैं राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है इतिहास। दोस्तों राजनीतिक संस्कृति के निर्माण के अंदर ये जो ऐतिहासिक तत्व है, यानी कि जो इतिहास है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि इतिहास ही वो नींव है जिस पर किसी भी देश का जो ढांचा होता है वो खड़ा होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं इतिहास के अंदर हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती हैं, हम उनसे सीखकर अपनी जो प्रेजेंट की संस्थाएं हैं, राजनीतिक व्यवस्था है, इन सभी चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि वो कैसी होगी। तो हम कह सकते हैं ये इतिहास एक नींव होती है एक देश की, जिस पर किसी भी देश का जो ढांचा होता है वो खड़ा होता है। और दोस्तों अगर हम एक एग्जाम्पल लें और हम ब्रिटेन की राजतंत्र की व्यवस्था को देखें, तो हम एक चीज़ कॉमन पाते हैं कि वहाँ के लोगों के अंदर ऐतिहासिक आधार पर राजा के लिए खूब आदर, सम्मान और श्रद्धा, ये भावनाएं हैं। शायद इसी वजह से हम कह सकते हैं उन्होंने जो राजा का पद है वो अभी तक कायम रखा है। जैसे कि दोस्तों अगर हम आज भी देखते हैं ब्रिटेन की यानी कि इंग्लैंड की जो जनता है, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं, राजा का खूब सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, है ना। इसका क्या कारण है? इसका एक ऐतिहासिक आधार है, यानी कि इतिहास में जब से राजतंत्र की व्यवस्था ब्रिटेन के अंदर शुरू हुई होगी, वहाँ के लोग राजा का सम्मान करते होंगे, है ना, आदर करते होंगे। तो उस ऐतिहासिक आधार पर आज भी लोग राजा का सम्मान करते हैं। और दोस्तों हम भारत को भी इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं।
जैसे कि भारत के अंदर जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं और जो महान व्यक्ति हुए हैं, उनके जितने भी प्रतीक हैं, स्मारक हैं, उनके लिए हम आदर और सम्मान की भावना रखते हैं। हम जो भारतीय हैं, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, महान व्यक्ति हैं, उनके जितने भी प्रतीक हैं, यानी कि जो सिंबल्स हैं और स्मारक यानी कि जो मूर्तियां हैं उनकी, हम उनके लिए आदर और सम्मान की भावना रखते हैं। क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं भारत कई सालों तक ब्रिटिश उपनिवेश रहा था, है ना। हम उपनिवेश रहे थे कई सालों तक। अब इसके कारण जो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष था वो काफी लंबा था। हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के अंदर जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन महान व्यक्तियों ने अपना अपना योगदान दिया, उनके लिए आज भी हम भारतीयों के अंदर आदर और सम्मान की भावना है। अब इसका आधार क्या है? ऐतिहासिक है ना। इतिहास में हमारे साथ जो भी हुआ, जैसे कि हम उपनिवेश रहे, फिर हमारा स्वतंत्रता संघर्ष कितना लंबा था, उसमें कितने कितने महान स्वतंत्रता सेनानियों ने, महान व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया, उनके लिए हम आदर और सम्मान की भावना रखते हैं। इसका भी जो आधार है वो ऐतिहासिक है। और दोस्तों हम कह सकते हैं वर्तमान की पीढ़ी भावी पीढ़ी से बहुत कुछ सीखती है। जब भी किसी देश के अंदर राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की जरूरत होती है, यानी कि चेंज लाने की जरूरत होती है, तो वो इतिहास में हुई घटनाओं को ध्यान में रखकर, उससे सीखकर अपनी संस्थाओं, व्यवस्थाओं, नियमों, इन सभी चीजों को डिसाइड करते हैं कि वो कैसी होंगी। यानी कि हम कह सकते हैं इतिहास से सीखकर हम अपनी वास्तविक वर्तमान संस्थाओं का निर्धारण करते हैं, यानी कि डिसाइड करते हैं कि हमारी संस्थाएं कैसी होंगी, हमारी व्यवस्था कैसी होगी, हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो कैसे होंगे। और इसके साथ ही साथ दोस्तों वर्तमान की जो पीढ़ी है वो इतिहास से बहुत कुछ सीखती है और इतिहास उसे प्रभावित भी करता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए बात करें, आज के समय के अंदर हमारे देश के अंदर सभी धर्मों को एक समान समझा जाता है ना। इसके साथ ही साथ हम सभी लोगों में किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, कोई काले गोरे या किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। वो किस वजह से है? इसका जो आधार है वो ऐतिहासिक है। इतिहास में भी हमारे अंदर यही भावना थी, सभी लोग एक समान है, सभी धर्म एक समान है, और आज भी हमारे अंदर यही भावना है। तो दोस्तों हमारे भारतीय समाज के अंदर लोगों के जो ये विचार हैं कि सभी धर्म समान है, सभी लोग एक समान है, हमारे बीच में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये विचार हमें कहाँ से मिले हैं? इतिहास से, है ना। इसका जो आधार है वो क्या है? ऐतिहासिक। और आज भी हम इन विचारों को अपनाए हुए हैं, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इतिहास समाज की राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करता है, साथ ही साथ उसको तय करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है सामाजिक तथा आर्थिक विकास। दोस्तों जो ये शब्द है विकास यानी कि डेवलपमेंट, ये भी राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। देश की शिक्षा व्यवस्था, औद्योगिकरण, वैज्ञानिक तकनीकी विकास, ये जो सभी तत्व है मिलकर नागरिकों के राजनीतिक विश्वासों और मूल्यों को प्रभावित करते हैं। यानी कि उस देश में रहने वाले लोगों के जो पॉलिटिकल बिलीफ्स होते हैं और जो एथिक्स होते हैं, उनको ये सभी चीजें इफेक्ट करती हैं। क्योंकि जिस तरह का एक देश का सामाजिक आर्थिक विकास होगा, उस तरह की उस देश की राजनीतिक संस्कृति होगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, औद्योगिकरण भी हो रहा है और वैज्ञानिक तकनीकी विकास भी हो रहा है। जब ये सब चीजें अच्छे से हो रही हैं, तो ये नागरिकों के जो राजनीतिक विश्वास होते हैं, यानी कि जो लोगों के पॉलिटिकल बिलीफ्स होते हैं, उनको पॉजिटिव वे में इफेक्ट करेगा। और जिस तरीके का सामाजिक आर्थिक विकास उस देश में हो रहा होगा, उस देश की राजनीतिक संस्कृति भी वैसी होगी। और दोस्तों मान लेते हैं एक समाज के अंदर यानी कि एक देश के अंदर निरंतर सामाजिक आर्थिक विकास होता है, यानी कि कंसिस्टेंटली वहां पर सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा है, तो हम कह सकते हैं उस समाज की यानी कि उस देश की जो राजनीतिक संस्कृति है वो गतिशील है और विकासशील है। और अगर इसकी उल्टी स्थिति है तो हम कह सकते हैं शायद उस समाज की जो राजनीतिक संस्कृति है उसकी जो प्रकृति है वो अड़ियल है। यानी कि उस देश के अंदर, उस समाज के अंदर अगर विकास ही नहीं हो रहा है किसी भी तरीके का सामाजिक या आर्थिक, तो जो उसकी राजनीतिक संस्कृति होगी वो भी वैसी होगी। वहाँ के लोगों के जो राजनीतिक विचार होंगे, विश्वास होंगे, वो भी वैसे ही होंगे। इसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट है धार्मिक विश्वास। दोस्तों धार्मिक विश्वास भी राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करता है। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं, अपने अपने विश्वास होते हैं। जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं हमारे देश भारत के अंदर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग विचारों, अलग मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं। एक व्यक्ति की धार्मिक मान्यताएं अलग हो सकती हैं, दूसरे व्यक्ति की अलग हो सकती हैं, है ना। और ऐसे ही कई लोगों से मिलकर हमारा समाज बनता है, और समाज में लोगों की जैसी धार्मिक मान्यताएं होंगी, जैसे विश्वास होंगे,
उस समाज की हमारी राजनीतिक संस्कृति भी वैसी होगी। जैसे कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में जाना था, हर एक देश के अंदर अलग अलग संस्कृति को मानने वाले, अलग विचारों, अलग मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक उसी तरीके से हर एक देश के अंदर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। उसी तरीके से उनकी अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं होती हैं, अपने अपने विश्वास होते हैं। सो जिस देश के अंदर जिस तरीके की धार्मिक मान्यताएं होंगी, जिस तरीके का धार्मिक विश्वास होगा, उस समाज की, उस देश की जो राजनीतिक संस्कृति होगी वो भी वैसी होगी। इसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट है भौगोलिक आधार। दोस्तों हर एक देश की जो भौगोलिक स्थिति होती है, अवस्था होती है, यानी कि भौगोलिक रूप से वो देश कहाँ पर स्थित है, सिचुएटेड है, उसका उस देश की राजनीतिक संस्कृति पर काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, यानी कि यूएसए की, उसका जो दुनिया से अलगाव है और उसकी जो भौगोलिक स्थिति है, और इसके साथ साथ उसके पास जो प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है, यानी कि उसके पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, इन दोनों ही चीज़ों ने उसे विश्व शक्ति बनने में मदद की है। जैसे कि आज के वक्त में हम बात करते हैं अमेरिका एक सुपर पावर है, उसके क्या कारण है? तो जो उसकी भौगोलिक स्थिति है, उसके पास जो प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है, ये दो मुख्य कारण है जिसने उसे हेल्प की है। इसके साथ ही दोस्तों एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे कि ब्रिटेन। ब्रिटेन एक द्वीप है और इसी द्वीपीय अलगाव के कारण वो अन्य देशों से सुरक्षित है। ब्रिटेन की जो भौगोलिक स्थिति है कि वो द्वीप है और बाकी सब देशों से अलग है, इसका उसकी राजनीतिक संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। तो हम कह सकते हैं ये जो भौगोलिक आधार है और जो एक देश की भौगोलिक अवस्था और स्थिति होती है कि वो देश कहाँ पर सिचुएटेड है, इसका उस देश की राजनीतिक संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है सामान्य संस्कृति। दोस्तों समाज की जो सामान्य संस्कृति होती है वो राजनीतिक संस्कृति का आधार स्तंभ होती है। इसके साथ ही साथ राजनीतिक संस्कृति समाज की सामान्य संस्कृति से ही संबंधित होती है, ठीक है, और वो उस पर निर्भर भी होती है और कभी कभी तो पूरी तरीके से उस पर आधारित हो जाती है। लेकिन जो राजनीतिक संस्कृति है वो समाज की संस्कृति का पार्ट होते हुए भी उससे अलग नहीं हो सकती। जैसे कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि राजनीतिक संस्कृति संस्कृति का ही पार्ट होती है। एक समाज की यानी कि एक देश की संस्कृति जैसी होगी, उस देश की राजनीतिक संस्कृति भी वैसी होगी। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति पर निर्भर करती है, उस पर वो डिपेंड करती है, वो जैसी होगी राजनीतिक संस्कृति भी वैसी होगी। इसके साथ ही दोस्तों अगर राजनीतिक संस्कृति में लिया गया निर्णय सामान्य संस्कृति को ध्यान में रखकर किया जाता है तो वह जरूर सफल होता है, लेकिन अगर इसकी विपरीत स्थिति होती है तो इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों सबसे पहले राजनीतिक संस्कृति का मतलब जानते हैं। राजनीतिक संस्कृति का मतलब है एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो कि उस देश के अंदर रहने वाले लोगों के राजनीतिक विचारों और विश्वासों पर आधारित होती है। अब उस राजनीतिक व्यवस्था में यानी कि राजनीतिक संस्कृति में कोई भी डिसीजन लिया जाता है, अगर वो सामान्य संस्कृति को ध्यान में रखकर किया जाता है तो वो जो डिसीजन है वो जरूर सफल होता है। लेकिन अगर इसकी उल्टी स्थिति है तो समस्या होती है। इसके बाद दोस्तों 6 पॉइंट है सामाजिक आर्थिक संरचना। दोस्तों किसी भी समाज का जो सामाजिक और आर्थिक ढांचा होता है वो राजनीतिक संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। जिस देश की सामाजिक और आर्थिक संरचनाएं जैसी होंगी उस देश की राजनीतिक संस्कृति भी वैसी होगी। मान लीजिए एक देश की सामाजिक आर्थिक संरचना बहुत अच्छी है और वो विकसित स्थिति में है, जो कि ऑलरेडी विकसित है, तो वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति होगी वो भी बहुत अच्छी होगी और उसका विकास भी होगा। और अगर हम इसके विपरीत देखते हैं, किसी देश की सामाजिक आर्थिक संरचना कमजोर है तो उस देश की राजनीतिक संस्कृति भी वैसी होगी। इसके लिए हम एशिया और अफ्रीका को एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ का जो समाज है वो राजनीतिक संस्कृति को पूरी तरीके से नहीं अपना सकता, क्योंकि इन देशों के जो समाज होते हैं उसके अंदर जाति, लिंग, इसके आधार पर भेदभाव होता है। और दूसरी तरफ इन देशों की जो आर्थिक व्यवस्था होती है उसमें भी कई सारी समस्याएं होती हैं। इसके साथ ही साथ इन देशों की एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये विकसित देशों जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन जो इनकी व्यवस्था होती है राजनीतिक व्यवस्था, उसमें जो भी चेंजेस लाने होते हैं उसके लिए वो तैयार नहीं होते। यानी कि दोस्तों एशिया अफ्रीका के जो देश होते हैं उनकी जो सामाजिक और आर्थिक संरचना है वो कमजोर है। सामाजिक संरचना में वहाँ पर भेदभाव होते हैं, आर्थिक संरचना में
वो निर्धनता, आर्थिक असमानता, ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये अपनी व्यवस्था के अंदर, यानी कि जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसमें जो भी चेंजेस लाने की जरूरत होती है वो करने के लिए तैयार नहीं होते। सो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जिस देश की सामाजिक आर्थिक संरचना जैसी होगी उस देश की राजनीतिक संस्कृति भी वैसी होगी। अगर एक देश की सामाजिक आर्थिक संरचना गतिशील होगी, विकासशील होगी, तो उस देश की जो राजनीतिक संस्कृति होगी वो भी वैसी होगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 7वां पॉइंट है विचारधाराओं का आधार। दोस्तों, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा फासीवाद, नाजीवाद, इन दोनों ही विचारधारा का लोकतंत्र की जो विचारधारा है उससे संघर्ष था। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के अंदर पूंजीवाद, साम्यवाद, इन दोनों ही विचारधारा में संघर्ष था। अब दोस्तों, इन दोनों विचारधाराओं का उद्देश्य क्या था, इनका गोल क्या था, यानी कि ये चाहती क्या थी। इनका गोल था, यानी कि इनका उद्देश्य था अपनी अपनी राजनीतिक संस्कृति का जो प्रभाव है, यानी कि जो इफेक्ट है, पूरे वर्ल्ड में फैलाना, ताकि बाकी के देश इन विचारधाराओं को अपनाएं। दोस्तों, शुरू के अंदर देशों की जो विचारधारा होती थी उनमें कोई टकराव नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे हमारा जो विश्व है, यानी कि जो वर्ल्ड है, धीरे धीरे मॉडर्न होता जा रहा है, तो हमारी जो विचारधारा है उसमें टकराव शुरू हो गया है। जैसे कि दोस्तों, हम बात करें पूंजीवाद की, पूंजीवाद का समर्थक कौन था? यूएसए। यूएसए एक पूंजीवादी देश है ना। और भूतपूर्व सोवियत संघ की बात करें, वो एक साम्यवादी देश था। तो इन देशों की ये विचारधारा है, विचारधारा, और ये दोनों ही विचारधाराएं ये चाहती थी कि अपनी अपनी राजनीतिक संस्कृति, यानी कि अपनी अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार इस तरह से करें कि बाकी के देश भी इन विचारधाराओं को अपनाएं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो ये विचारधारा का तत्व है ये राजनीतिक संस्कृति का एक आधार बन गया है। यानी कि जिस देश की विचारधारा जैसी होगी उस देश की राजनीतिक संस्कृति भी वैसी होगी। जैसे कि हमने पूंजीवाद और साम्यवाद का एग्जाम्पल लिया, यूएसए एक पूंजीवादी देश है, उस देश की विचारधारा वही है, तो उसकी राजनीतिक संस्कृति भी वैसी होगी। ठीक इसी तरीके से हम कह सकते हैं जो ये विचारधारा का आधार है, यानी कि जो विचारधारा का तत्व है, किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, आज के वक्त में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसके बाद दोस्तों 8वां पॉइंट है राजनीतिक सहभागिता। दोस्तों, देश के नागरिकों के अंदर, यानी कि देश के लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना का होना, देश की राजनीतिक गतिविधियों में उनका भाग लेना राजनीतिक संस्कृति का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेना राजनीतिक संस्कृति का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दोस्तों, लोगों को राजनीति का जितना ज्यादा ज्ञान होगा, यानी कि जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, उसी तरीके के उनके राजनीतिक विचार होंगे, विश्वास होंगे, साथ ही साथ मान्यताएं होंगी। और फिर हम कह सकते हैं कि उस देश की राजनीतिक संस्कृति भी वैसी होगी। यानी कि दोस्तों, देश के नागरिकों में राजनीतिक चेतना का होना। राजनीतिक चेतना का मतलब होता है दोस्तों, लोगों को राजनीति के बारे में कितना ज्ञान है, उन्हें कितनी नॉलेज है। इसके साथ ही देश की जितनी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उसमें लोग कितना हिस्सा लेते हैं, कितना भाग लेते हैं, इस चीज का उस देश की राजनीतिक संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है कि उस देश की राजनीतिक संस्कृति कैसी होगी। सो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि लोगों की राजनीति के अंदर सहभागिता, लोग राजनीति के अंदर कितना हिस्सा लेते हैं, कितना भाग लेते हैं, उन्हें राजनीति के बारे में कितनी नॉलेज है, इस चीज का उस देश की राजनीतिक संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आमंड और वर्बा के हिसाब से देखें तो राजनीतिक संस्कृति 3 टाइप्स की होती है। इसमें सबसे पहला है संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, यानी कि पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। अब दोस्तों, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति से आशय उस राजनीतिक संस्कृति से है जिसमें व्यक्ति राजनीतिक तंत्र के विभिन्न अंगों तथा उनके कार्यों के बारे में बिल्कुल जानकारी न रखता हो या उसकी जानकारी साधारण हो। यानी कि दोस्तों, इस तरह की जो राजनीतिक संस्कृति होती है उसके अंदर जो लोग होते हैं उन्हें राजनीतिक संस्थाओं के बारे में, उनके काम के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, यानी कि उन्हें नॉलेज नहीं होती। अगर उन्हें नॉलेज होती है तो वो काफी कम होती है। इसके साथ ही दोस्तों, लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो इसके प्रभाव को अनदेखा करते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी हमने जाना, इस तरह की जो राजनीतिक संस्कृति होती है उसके अंदर लोगों को राजनीति के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती, अगर होती भी है तो वो काफी कम होती है। जब लोगों को राजनीतिक संस्थाओं के काम के बारे में, राजनीति के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो उससे उनकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो उसे कैसे इफेक्ट कर रही है उनकी लाइफ को, वो कैसे पता होगा। अगर लोगों को इस बारे में पता भी है तो वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों,
इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति के अंदर ज्यादातर जनता निरक्षर होती है। निरक्षर का मतलब दोस्तों यहाँ पर पढ़ा लिखा न होना है, यानी कि इस तरह की जो राजनीतिक संस्कृति होती है उसमें जो ज्यादातर लोग होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। और दोस्तों इस प्रकार की जो राजनीतिक संस्कृति होती है वो कम विकसित तथा परंपरागत राजनीतिक समाजों में पाई जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं इस तरह की राजनीतिक संस्कृति हमें विकासशील देशों में देखने को मिलती है, जो कि विकासशील अवस्था में है। इसके साथ ही साथ दोस्तों इस तरह के समाज के अंदर जो जनता होती है उसमें राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव की इच्छा का अभाव होता है। यानी कि दोस्तों इस तरह की जो राजनीतिक संस्कृति होती है, समाज होता है, उसमें जो लोग होते हैं वो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर किसी भी तरह के बदलाव की बात नहीं करते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, जब लोगों को राजनीति के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो फिर वो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर बदलाव की बात कैसे करेंगे। और दोस्तों राजनीतिक नेता ही धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन सभी भूमिकाओं को एक साथ अदा करते हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति के अंदर जो राजनीतिक नेता होते हैं वो ही धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी काम वही करते हैं। जब लोगों को नॉलेज नहीं होगी, उन्हें इन काम के बारे में कैसे पता होगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि इस समाज के अंदर जो राजनीतिक नेता होते हैं वही ये सारे काम करते हैं। दोस्तों अफ्रीकी जनजातीय समाज इस संस्कृति का एक एग्जाम्पल है। यानी कि हम कह सकते हैं संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति हमें अफ्रीकी जनजातीय समाज के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति क्या है। दोस्तों इस तरह की जो राजनीतिक संस्कृति होती है, यानी कि इस तरह का जो समाज होता है उसके अंदर जो लोग होते हैं उन्हें राजनीति के बारे में, राजनीतिक संस्थाओं के बारे में, उनके काम के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। साथ ही साथ ये उनकी लाइफ को कैसे इफेक्ट करती है इस बारे में भी उन्हें नॉलेज नहीं होती, क्योंकि इस तरह के समाज के अंदर जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। साथ ही साथ इस तरह के समाज के अंदर जो लोग होते हैं वो राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव की इच्छा नहीं रखते हैं, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था में किसी भी तरीके के चेंज की बात नहीं करते हैं। और दोस्तों इस तरह के समाज के अंदर जो नेता होते हैं, जो राजनीतिक नेता होते हैं, ज़्यादातर काम वही लोग करते हैं। और दोस्तों इस तरह की जो राजनीतिक संस्कृति होती है वो कम विकसित देशों के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों दूसरा टाइप है आत्मगत राजनीतिक संस्कृति, यानी कि द सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। दोस्तों इस तरह की राजनीतिक संस्कृति में व्यक्ति व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी रखता है। उसे कार्यपालिका, नौकरशाही तथा न्यायपालिका के बारे में पूरा ज्ञान होता है। साथ ही साथ उसे इन संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों का भी ज्ञान होता है और वह गौरव भी महसूस करता है, लेकिन उसमें कभी कभी अरुचि भी दिखाता है। यानी कि दोस्तों इस तरह की जो राजनीतिक संस्कृति होती है, समाज होता है, उसमें जो लोग होते हैं उन्हें राजनीति के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पूरी नॉलेज होती है। और जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, उनके जो काम होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में उसे नॉलेज होती है। और जो जनता होती है, यानी कि जो लोग होते हैं, वो काफ़ी प्राउड भी महसूस करते हैं, लेकिन कभी कभी वो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। और दोस्तों इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति में वह नौकरशाही के आदेशों का पालन आंख मीच कर करता है, क्योंकि उसके निर्णयों को चुनौती देने की शक्ति उसमें नहीं होती है। यानी कि दोस्तों इस तरह की राजनीतिक संस्कृति के अंदर, समाज के अंदर व्यक्ति जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनका पालन आंख मीच कर करता है, यानी कि उन्हें मानता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती, वो इस केपेबल नहीं होता कि जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं राजनीति के अंदर, राजनीतिक व्यवस्था के अंदर, उनको वो चैलेंज कर सके। तो दोस्तों हम कह सकते हैं इस तरह की राजनीतिक संस्कृति के अंदर जो जनता होती है, जो लोग होते हैं, वो सीमित रूप से राजनीति के अंदर सक्रिय सहभागिता निभाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जो लोग होते हैं वो एक लिमिट तक राजनीति के अंदर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करते हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों इस तरह की जो संस्कृति होती है उसको प्रजामूलक संस्कृति भी कहा जाता है। दोस्तों एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आत्मगत राजनीतिक संस्कृति क्या है। दोस्तों इस तरह की जो राजनीतिक संस्कृति होती है, समाज होता है, उसमें जो जनता होती है, यानी कि जो लोग होते हैं, वो कानूनों का पालन करते हैं, साथ ही साथ राजनीति के अंदर भी भाग लेते हैं, यानी कि उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ ही साथ जो जनता होती है
उसको राजनीति के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, संस्थाओं के बारे में और उसमें होने वाले कामों के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में पता होता है। लेकिन जो जनता होती है, जो लोग होते हैं, फिर भी उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा टाइप है सहभागितापूर्ण राजनीतिक संस्कृति, यानी कि द पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। दोस्तों इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति के अंदर व्यक्ति को राजनीतिक तंत्र का पूरा ज्ञान होता है, साथ ही साथ उसे शासन के अंगों तथा उसके कार्यों का ज्ञान होता है। इसके साथ ही सरकार की नीतियों को प्रभावित करने वाले तत्वों, यानी कि राजनीतिक दलों, दबाव समूहों तथा प्रचार साधनों का उसे पूरा ज्ञान होता है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं इस तरह की राजनीतिक संस्कृति के अंदर लोगों को राजनीति की पूरी नॉलेज होती है। साथ ही साथ सरकार जो भी पॉलिसीज बनाती है उससे कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, उन्हें ये भी पता होता है। यानी कि हम कह सकते हैं इस तरह की राजनीतिक संस्कृति में व्यक्ति को राजनीति की और राजनीति से जुड़ी हर एक चीज़ की नॉलेज होती है। और दोस्तों इसमें लोगों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लगाव और विश्वास उच्च स्तर का रहता है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं इस तरह की राजनीतिक संस्कृति के अंदर लोग राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों इसमें जनता अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनी रहती है। यानी कि दोस्तों इस तरह की संस्कृति में, इस तरह के समाज में लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में पता होता है कि उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। और दोस्तों इस तरह की संस्कृति में जनता शासन की नीतियों को भी प्रभावित करती है। वो अपनी स्वीकृति और अस्वीकृति देकर अपनी भावनाओं और अपने मत का प्रदर्शन करती है। यानी कि दोस्तों इस तरह की संस्कृति में जो जनता होती है, यानी कि जो लोग होते हैं, वो सरकार की बनाई हुई पॉलिसीज़ को, यानी कि जो नीतियाँ सरकार बनाती है उसे भी इफेक्ट करती है। जैसे कि दोस्तों जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो जो जनता होती है, यानी कि जो लोग होते हैं, उस पर अपने अपने विचार रखते हैं, अपने अपने व्यू शेयर करते हैं ना, कि ये पॉलिसी में ये अच्छाई है, ये कमी है ना। इस तरीके से वो शेयर करते हैं। अगर कोई पॉलिसी अच्छी है तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर कोई पॉलिसी सही नहीं होती तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। और ज़रूरत पड़ने पर कभी कभी जो जनता होती है, यानी कि जो लोग होते हैं, वो प्रोटेस्ट भी करते हैं। तो यही बात इस पॉइंट में कही गई है। यानी कि इस तरह की संस्कृति के अंदर जो जनता होती है वह स्वीकृति व अस्वीकृति देकर अपनी भावनाओं और अपने मत का प्रदर्शन करती है। यानी कि जो जनता होती है या तो वह एक्सेप्ट करती है या तो नहीं करती है, और इसी के थ्रू जो उनके थॉट्स होते हैं, उनके व्यूज़ होते हैं, उसको एक्सप्रेस करती है। इसके साथ ही वो राज्य के समक्ष अपनी मांगे रखती है। राज्य का मतलब दोस्तों यहाँ पर सरकार से है। इस तरह के समाज में जो जनता होती है वो सरकार के सामने अपनी मांग रखती है कि जनता क्या चाहती है। दोस्तों इस तरह के समाज में जो जनता होती है उसे राजनीति की पूरी नॉलेज होती है, साथ ही साथ उनको अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज़, सभी चीज़ें पता होती हैं। तो उन्हें ये भी पता होता है कि उनकी लाइफ के लिए क्या बेटर है, क्या नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह के समाज में जनता सरकार के सामने अपनी मांग रखती है कि वो क्या चाहती है। और दोस्तों सहभागी राजनीतिक संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की आलोचना तथा मूल्यांकन करने का अधिकार होता है। यानी कि दोस्तों इस पॉइंट में यही बताया हुआ है कि इस तरह के समाज में जो जनता होती है सरकार की पॉलिसीज़ को इफेक्ट करती है, या तो उन्हें एक्सेप्ट करती है या तो नहीं करती है। साथ ही साथ उनके जो थॉट्स होते हैं उसको भी वो एक्सप्रेस करती है, गवर्नमेंट के सामने अपनी मांगों को रखती है। साथ ही साथ वो सरकार की आलोचना भी कर सकती है और उसका मूल्यांकन भी कर सकती है। ऐसा करने का उन्हें पूरा राइट होता है इस तरह के समाज के अंदर। और दोस्तों वह राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेती है और सक्रियता की भूमिका निभाती है। इस पॉइंट में दोस्तों यही बताया हुआ है कि जो जनता होती है वो राजनीतिक व्यवस्था में, राजनीति के अंदर हिस्सा लेती है, यानी कि पार्टिसिपेट करती है। और दोस्तों इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति उन समाजों में पाई जाती है जहां जनता को राजनीतिक सहभागिता और सहकारिता के पूरे अवसर दिए जाते हैं। यानी कि दोस्तों इस तरह की जो राजनीतिक संस्कृति होती है हमें उन देशों में देखने को मिलती है जहां पर जनता को, यानी कि लोगों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि वो राजनीति के अंदर, राजनीति से जुड़े हुए कामों के अंदर भाग ले सकें। और दोस्तों इस तरह की जो राजनीतिक संस्कृति होती है वो विकसित देशों में देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसे प्रजातंत्रीय राजनीतिक संस्कृति भी कहा जाता है। दोस्तों एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि सहभागितापूर्ण राजनीतिक संस्कृति क्या है। दोस्तों इस तरह की जो राजनीतिक संस्कृति होती है
उसमें लोगों को राजनीति की प्रॉपर नॉलेज होती है। साथ ही साथ उन्हें अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज़, ये सभी चीज़ें पता होती हैं। और दोस्तों वो सरकार की बनाई हुई नीतियों को भी इफ़ेक्ट करते हैं। साथ ही साथ सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सरकार की आलोचना कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो जनता होती है, यानी कि जो लोग होते हैं, वो राजनीति के अंदर, राजनीतिक व्यवस्था के अंदर पार्ट लेते हैं। और हम कह सकते हैं कि इस तरह की जो राजनीतिक संस्कृति होती है वो विकसित देशों के अंदर हमें देखने को मिलती है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी एक देश के अंदर, एक समाज के अंदर, क्या हमें एक ही तरह की राजनीतिक संस्कृति देखने को मिलती है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक देश के अंदर अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग विचारों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो किसी भी एक देश के अंदर, समाज के अंदर हमें एक तरह की राजनीतिक संस्कृति देखने को नहीं मिलती है। किसी देश के अंदर हमें दो तरह की, किसी के अंदर तीनों तरह की राजनीतिक संस्कृति देखने को मिलती है। सो दोस्तों किसी एक देश के अंदर, एक समाज के अंदर अगर हमें तीनों प्रकार की राजनीतिक संस्कृति देखने को मिलती है तो उसे नागरिक राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। इसके साथ ही दोस्तों आमंड और वर्बा ने अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और इटली, इनकी जो राजनीतिक संस्कृति है उसे नागरिक राजनीतिक संस्कृति की संज्ञा दी है। यानी कि आमंड वर्बा का कहना है इन देशों के अंदर नागरिक राजनीतिक संस्कृति हमें देखने को मिलती है। आगे दोस्तों बात करते हैं राजनीतिक सांस्कृतिक उपागम की आलोचना के बारे में। दोस्तों कई सारे विचारकों ने इसकी आलोचना की है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है अस्पष्ट अवधारणा। दोस्तों राजनीतिक संस्कृति की जो ये अवधारणा है वो स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट का मतलब यहाँ पर क्लियर नहीं है। और दोस्तों कई सारे जो राजनीतिक विचारक हैं उन्होंने जो इसकी डेफिनेशन दी है, यानी कि जो परिभाषा दी है, उसको लेकर वो लोग एक मत नहीं है। एक मत का मतलब दोस्तों यहाँ पर जितने भी विचारकों ने इसकी डेफिनेशन देने की कोशिश की है, उनकी जो विचार है, यानी कि उनकी जो डेफिनेशन है वो मैच नहीं करती है। किसी विचारक ने कुछ और कहा है, किसी और ने कुछ और। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में जाना था कि अलग अलग विचारकों ने इसे अलग अलग नाम से पुकारा है। तो हम कह सकते हैं इसकी जो डेफिनेशन है, इसको लेकर जो विद्वानों के विचार हैं वो एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं। साथ ही साथ दोस्तों विभिन्न विद्वान किसी ऐसी तकनीक को तय करने में भी असफल रहे हैं जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण ठीक ढंग से किया जा सके। यानी कि दोस्तों जिन विचारकों ने इसकी डेफिनेशन देने की कोशिश की है वो एक टेक्निक भी नहीं बता सके जिससे हम ये चीज़ डिसाइड कर सकें कि किसी समाज की, किसी देश की राजनीतिक संस्कृति कैसी है। सो दोस्तों हम कह सकते हैं राजनीतिक संस्कृति का जो ये विचार है पूरी तरीके से काल्पनिक लगता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है राजनीतिक सांस्कृतिक उपागम पुराना विचार है, ना कि नया। दोस्तों कई विद्वानों का कहना है कि राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा कोई नया विचार नहीं है। इसमें केवल पुरानी मान्यताओं को नया लेबल लगाकर प्रस्तुत किया गया है। यानी कि दोस्तों कई विचारकों का ऐसा मानना है कि ये जो राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा है ये कोई नया विचार नहीं है, बल्कि जो पुराना विचार है उसको एक नया लेबल लगाकर प्रस्तुत किया गया है। नया लेबल का मतलब दोस्तों यहाँ पर नाम से है। और दोस्तों कई विचारकों का ये भी कहना है कि शरीर वही है, केवल चोला अर्थात नाम बदल गया है। जैसे कि अभी हमने लास्ट पॉइंट में जाना, नया लेबल लगाकर प्रस्तुत किया गया है। नया लेबल का मतलब नाम से है कि सिर्फ नाम बदला गया है, ये पुराना विचार ही है, कोई नया विचार नहीं है। साथ ही साथ उनका कहना है कि ये कोई मौलिक विचार या अवधारणा नहीं है। इसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट है सामान्य संस्कृति तथा राजनीतिक संस्कृति में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है। दोस्तों जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में जाना था, आमंड और वर्बा ने संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति में घने संबंध बताया है कि इन दोनों में काफ़ी अच्छे संबंध होते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो संबंध है वो किस सीमा तक है। इसका जो आंसर है वो देने में ये फेल हो गए। अब इसकी वजह से क्या होता है कि कई सारे सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या सामान्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति के जो निर्धारक तत्व है वो एक ही हैं? अगर नहीं है या फिर अलग अलग हैं
तो कौन से तत्व सामान्य संस्कृति को निर्धारित करते हैं और कौन से तत्व राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करते हैं। इसके साथ ही क्या सामान्य संस्कृति के बदलने पर राजनीतिक संस्कृति में भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका आंसर देने में ये जो विद्वान थे वो फेल हो गए। सो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि सामान्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इस चीज़ को क्लियर करने में आमंड और वर्बा फेल हो गए। इसके बाद दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति तथा राजनीतिक संरचना का संबंध अस्पष्ट है। जैसे कि दोस्तों हमने लास्ट पॉइंट में जाना, संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति का जो संबंध है वो काफ़ी घनिष्ठ है, लेकिन ये किस सीमा तक है इस बारे में कुछ क्लियर आंसर नहीं मिल पाया है। ठीक उसी तरीके से राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक संरचना का जो संबंध है, इन दोनों का जो रिलेशन है ये भी अस्पष्ट है, ये भी क्लियर नहीं है। इसकी वजह से सवाल क्या उठता है कि राजनीतिक संरचनाएं राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण करती हैं या फिर राजनीतिक संस्कृति के कारण राजनीतिक संरचनाएं निर्धारित होती हैं। ये भी कुछ सवाल हैं जिनका आंसर इन विद्वानों ने नहीं दिया है। इसके बाद दोस्तों, पांचवा पॉइंट है, राजनीतिक संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन असंभव है। दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा की मुख्य विशेषता ये बताई जाती रही है कि इसके द्वारा विभिन्न राजनीतिक संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन इस तरह का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो संभव नहीं है। जैसे कि दोस्तों हमने सबसे पहली वीडियो में जाना था, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए हमें उस देश की राजनीतिक संस्कृति को समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम राजनीतिक संस्कृति के अंदर क्या स्टडी करते हैं? राजनीतिक संस्कृति के अंदर हम उस देश के अंदर रहने वाले लोगों के राजनीतिक विचारों, विश्वासों, मान्यताओं, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। सो दोस्तों, जो ये राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा है, इसकी विशेषता ये बताई गई है कि इसकी मदद से हम अलग अलग तरह की राजनीतिक संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, यानी कि इनका कंपैरिजन करके स्टडी कर सकते हैं कि उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। ये विशेषता बताई गई है, लेकिन इस तरीके का जो तुलनात्मक अध्ययन है ये संभव नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के जो प्रतिपादक हैं उनका ये विचार है कि राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण वैज्ञानिक पद्धति यानी कि एक साइंटिफिक मेथड के द्वारा पॉसिबल है, जबकि असलियत ये है कि अधिनायकवादी समाज के अंदर इस प्रकार के जो सर्वेक्षण होते हैं वो संभव नहीं है। साथ ही साथ इन व्यवस्थाओं के अंदर जो साक्षात्कार होते हैं वो नहीं लिए जा सकते। यानी कि दोस्तों, कई विचारकों का ऐसा मानना है कि एक साइंटिफिक मेथड से हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसी देश की राजनीतिक संस्कृति कैसी होगी, जबकि रियलिटी ये है कि जो तानाशाही समाज होते हैं, यानी कि किसी देश के अंदर अगर तानाशाही सरकार होती है, समाज के अंदर तानाशाही सरकार होती है, वहाँ पर जो ये सर्वे होते हैं, जो इंटरव्यू होते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर अलाउड नहीं होती। और अगर हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते तो हम किसी देश की राजनीतिक संस्कृति का कैसे पता लगाएंगे, कैसे डिसाइड करेंगे। सो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति का जो ये तुलनात्मक अध्ययन है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक देश के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनका अपना अपना सिस्टम होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं तुलनात्मक अध्ययन कर पाना यानी कि राजनीतिक संस्कृति को कंपैरेटिवली स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों, कई विचारकों ने राजनीतिक सांस्कृतिक उपागम को पश्चिमी सिद्धांत या फिर उदारवादी सिद्धांत भी कहा है, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो उपागम है उदारवादी चिंतन के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि राजनीतिक सांस्कृतिक उपागम की क्या आलोचना की गई है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, राजनीतिक सांस्कृतिक उपागम की अवधारणा एक अस्पष्ट अवधारणा है, क्योंकि जितने भी विचारकों ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं, उनके जो विचार है इसको लेकर वो अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं कि ये अस्पष्ट अवधारणा है। इसके साथ ही दोस्तों, राजनीतिक सांस्कृतिक उपागम पुराना विचार है, ना कि नया। इसको सिर्फ एक नया नाम देकर प्रेजेंट किया गया है, यानी कि प्रस्तुत किया गया है। और दोस्तों, सामान्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी क्लियर नहीं है। साथ ही साथ राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक संरचना के बीच में क्या संबंध है ये भी क्लियर नहीं है। और दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति का जो तुलनात्मक अध्ययन है
ये पॉसिबल नहीं है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।